देखिए सवाल क्या था हम लोग का कि हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम मिल रहे हैं। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में आवाज नहीं करिए, सुनिए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में एक चीज की जानकारी सभी को है कि ये क्या करता है, डीएनए को काटता है। ठीक है, अब यूं ही किसी जगह से काटता है या किसी विशेष स्थल पर काटता है? विशेष स्थल पर काटता है। और उस विशेष स्थल को क्या कहा जाता है? पैलेंड्रोमिक अनुक्रम। और पैलेंड्रोमिक अनुक्रम का मतलब होता है कि किसी भी दिशा से पढ़ें, यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएं या राइट टू लेफ्ट जाएं, दोनों दिशा में क्या होगा? वो समान होगा। ऐसे सीक्वेंस को कहा जाता है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। फिर बात किया कि ये जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये क्या करते हैं? सर्वप्रथम किसी भी डीएनए पर लिखे हुए पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या करते हैं? पहचान लेते हैं। और पहचानने के बाद अब इसमें क्या लगाते हैं? कट लगाते हैं। ठीक है, अब वो कट लगाने का कार्यक्रम दो तरीके से हो सकता है। या तो वो बीचों बीच से काट सकते हैं। जब बीचों बीच से काटेंगे तो हमें कैसे सिरे मिलेंगे? ब्लंट या कुंद। या तो इसको कुंद बोला था या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ब्लंट। ठीक है, यदि कहीं किनारे से यानी कि बीच से हट करके कहीं किनारे से काटेंगे तो कुछ इस प्रकार हमें कटा था। ठीक है, और इस प्रकार जो कटे सिरे मिले थे इनको क्या बोला था? चिपचिपे सिरे। अच्छा, हमें बायोटिक में चिपचिपे सिरे की जरूरत है या कुंद सिरे की जरूरत है? ठीक है, अब ये याद रखना बच्चा कि ऐसा नहीं है कि कुंद सिरे बनाने के लिए अलग एंजाइम है या फिर आपके लिए ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, ध्यान रखना कि ये दोनों बनाते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे होंगे जो कुंद सिरे बनाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो चिपचिपे सिरे बनाएंगे। तो हमें उनको पढ़ना है, उनको समझना है जो कौन से सिरे बनाते हैं? चिपचिपे सिरे बनाते हैं। चलिए, यहां तक की बात हुई थी। उसके बाद बात आया था कि ये जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं ये प्राप्त किए जाते हैं हमारे बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, ये जीवाणु के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अब असल में होता क्या है कि अगर कोई जीवाणु की बात करें हम, और इस जीवाणु को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? बैक्टीरियोफेज। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी। यानी कि एक ऐसा वायरस है जीवाणु को भोजन के रूप में खा जाता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, उसका नाम है क्या? बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। और वो जीवाणु भोजी कुछ ऐसा दिखता है। ये रहा। ठीक है, अब जैसे ही ये आकर के इस जीवाणु को नुकसान पहुंचाएगा। अब जीवाणु में अगर हम सपोज नाम ले लें किसका? इकोलाई का। ठीक है, अब इकोलाई एक जीवाणु हो गया जहां से ज्यादातर, आप ऐसा कह सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास एंडोन्यूक्लियस हैं रिस्ट्रिक्शन वाले, वो किससे प्राप्त किए गए? इकोलाई से। ठीक है, जैसे इको R1 फर्स्ट हो गया, इको R1 सेकंड हो गया, इको R1 थर्ड हो गया। ठीक है, वो चीज। तो अब बात आया क्या, ये रहा डीएनए किसका? बैक्टीरिया का। ठीक है, अब ये वायरस ने आया, इसको संक्रमित फैलाया या संक्रमित किया, तो इस वायरस का भी क्या हो जाएगा? डीएनए इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही ये वायरस का डीएनए इसमें आया, ये वायरस का डीएनए जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा? इस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ। और इस बैक्टीरिया के डीएनए को पूरी तरीके से कर देगा क्या? न्यूट्रल। उसके बाद अब ये अपना उत्पाद बनाना शुरू करेगा। या हम ऐसा कह सकते हैं कि अब इस इकोलाई का संचालन स्वयं का डीएनए नहीं कर रहा है। किसका डीएनए कर रहा है? बैक्टीरियोफेज का, जीवाणु भोजी का डीएनए क्या कर रहा है? इसका संचालन कर रहा है। लेकिन कई साल लग गए, धीरे धीरे क्या हो गया? इस जीवाणु के अंदर हुआ क्या? इवोल्यूशन, विकास। इवोल्यूशन का ही मतलब क्या होता है कि भाई कुछ ना कुछ परिवर्तन आ गया उसके अंदर। इसने अपने आप को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या लाया? अपने अंदर विकास लाया, जिसके दौरान इसके डीएनए में कुछ स्पेसिफिक जीन उत्पन्न हो गए। यानी कि कुछ ऐसे जीन आ गए इसके अंदर जो अब इसको क्या करेंगे? इस परिस्थिति से बचाने का काम करेंगे। बात समझ में आई? तो सबसे पहला इसके अंदर क्या बना? एक एंजाइम। और यही है वो एंजाइम कौन? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक दूसरा एंजाइम भी बना इसके पास, कौन सा? मिथाइलेज। यह है आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और इसका नाम है बच्चा मिथाइलेज। ठीक है,
अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जैसे ही इसके अंदर बन गया, अब क्या होगा कि मान लो पहले तो इसके साथ जुड़ जा रहा था, इसको नष्ट कर दे रहा था कौन, वायरस का डीएनए। अब मान लो कि एक ऐसा हमने बैक्टीरिया खोज लिया है जिसके अंदर इवोल्यूशन हो चुका है, ये अपने आप को बैक्टीरियोफेज से बचाने के लिए कहीं ना कहीं अपने अंदर परिवर्तन ला चुका है, ठीक है ना। जैसे हम भी क्या करते हैं बाबू, समय के अनुसार परिवर्तन लाते हैं। अच्छा सोच के देखो कि आज अभी हमारे आसपास हमारे वातावरण का टेम्परेचर लगभग कितना जाता है, 45-48 यहाँ तक चला जाता है। क्या लगता है कि 10 साल बाद भी यही होगा क्या? नहीं। बदल जाएगा ना, बढ़ जाएगा ना। तो क्या लगता है कि हम लोग उस समय अपने आप को सरवाइव में करने के लिए या फिर अपना जीवन यापन करने के लिए परिवर्तन लाएंगे कि नहीं लाएंगे अपने आप, है ना। तो हर जीव क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए परिवर्तन लाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विकास। ठीक, इसने भी लाया और ला करके कुछ ऐसे जीन उत्पन्न किए जिसने क्या किया कि दो एंजाइम बना दिए। सबसे पहला क्या बनाया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दूसरा क्या बनाया, मिथाइलेज। पहले समझते हैं कि इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। हुआ क्या कि अब जैसे ही कोई वायरस आएगा, इसको संक्रमित करेगा, यानी कि उसका डीएनए कहां आ गया, अब इस बैक्टीरिया के अंदर आ गया वायरस का डीएनए। अब ये कौन है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यूं ही जाके काट देगा या किसी विशेष अनुक्रम को काटेगा, अनुक्रम को काटेगा, ठीक है। अब ये वायरस का डीएनए है, तो वायरस के डीएनए में भी क्या मिल रहा है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस मिल रहा है। इस बैक्टीरिया के डीएनए में भी क्या मिल रहा है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस मिल रहा है। चलो अब तो इसको, इस एंजाइम को मतलब किससे है, पैलेंड्रोमिक अनुक्रम से, सीक्वेंस से मतलब है। इसको ये मतलब नहीं है कि डीएनए किसका है, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, तुरंत देखेगा ऐसा डीएनए इसमें मिल रहा है पैलेंड्रोमिक अनुक्रम, ले भाई काट पीट के क्या कर देगा, इसको खत्म कर देगा, छोटा छोटा कर देगा। अब ये क्या हो गया, न्यूट्रल, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये खत्म। चलो यहां तो अपने आप को बचा लिया। सवाल आया कि सर यही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, क्या इसको यहां पर पैलेंड्रोमिक अनुक्रम नहीं दिखाई देगा क्या? नहीं देगा, वाकई में दिखाई नहीं देगा। जैसे मुखौटा समझते हो, बस वही। तो ये मिथाइलेज क्या करेगा ना, कि ये मिथाइलेज जहां जहां इस बैक्टीरिया का क्या मिल रहा है, पैलेंड्रोमिक अनुक्रम मिल रहा है, उस अनुक्रम को क्या कर देगा, एक कवच चढ़ा देगा। और ये कवच किसका होगा, मिथाइलेज का। ये मिथाइलेज क्या करेगा कि मिथाइल समूह जोड़ देगा ला करके यहाँ पे, ठीक है। ये मिथाइलेज जहां जहां पर पैलेंड्रोमिक अनुक्रम मिल रहा है, वहां वहां पर क्या लाके जोड़ देगा, मिथाइल समूह जोड़ देगा। अब मिथाइल समूह जुड़ जाने की वजह से पैलेंड्रोमिक अनुक्रम क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। है यहां पर पैलेंड्रोमिक अनुक्रम, लेकिन क्या हो गया, ये छिप गया है। अब इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को ये पैलेंड्रोमिक अनुक्रम दिखाई नहीं देगा, और नहीं देगा तो इसको क्या करेगा, ये छोड़ देगा। बात पल्ले पड़ी। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके अंदर से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम लोग पृथक कर लेते हैं। पृथक यानी कि अलग कर लेना, बाहर कर लेना। और हम इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं बाबू, जैव प्रौद्योगिकी में। अब कैसे इस्तेमाल किया जाने लगा, तो पहले ये सोचा गया कि भाई हमें क्या चाहिए, एक वाहक चाहिए। तो वाहक इन्होंने खोज लिया किसको, प्लाज्मिड को। फिर दिमाग में आया कि अब हमें क्या लेना होगा, अपना वांछित जीन लेना होगा। उस वांछित जीन को ला करके जोड़ना है किससे, प्लाज्मिड से। फिर दिमाग खर्चा किया, साइंटिस्टों ने कहा कि भैया वांछित जीन कैसे प्राप्त होगा, तो वांछित जीन को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो पहले वांछित जीन को कहीं ना कहीं जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार पढ़ा उन लोगों ने कि कहां कहां पर वांछित जीन हमारा मिल रहा है। फिर उस वांछित जीन को पढ़ने के बाद काटने का प्रयास किया। तो काटने के लिए कहीं ना कहीं आणविक कैंची की आवश्यकता पड़ी। पसंद आई, आणविक कैंची। अब आणविक कैंची का मतलब होता है कि ऐसी कैंची जो अणु के स्तर पर जाकर के डीएनए को काटती है, उसको क्या कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं। और ठीक हम लोग किसको कहते हैं आणविक कैंची, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, क्योंकि ये जाकर के क्या करता है, डीएनए को अणु के आधार पे काट देता है। बारी बारी से कहीं ना कहीं जीवाणुओं में देखा जाने लगा। सबसे पहले ये जीवाणु पर प्रयोग किया गया कि जीवाणु को ला करके जानबूझ करके क्या डाला गया, एक वायरस। ये वायरस का डीएनए इसके अंदर गया, जीवाणु का हो गया, मर गया। ऐसे करते करते बहुत से जब जीवाणुओं को देखा गया तो उसमें से कुछ जीवाणु ऐसे थे जो वायरस के संक्रमण से भी नहीं मरे। अब पता लगाया कि क्यों नहीं मर रहे हैं भाई इसके अंदर जाने के बाद भी, तब इनको पता लगा कि ये वायरस का डीएनए जो है एक ऐसा एंजाइम बना रहा है जो वायरस के डीएनए को आते ही क्या कर दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है। तब पता लगा कि भाई अब हमारे पास क्या है, काटने की एक व्यवस्था मिल गई और यहां से उसको पृथक कर लिया और उसका इस्तेमाल कहां पर किया जा रहा है, बायोटेक में। फिर ये भी पता लगाया कि चलो ये वायरस के डीएनए को तो काट दे रहा है पैलेंड्रोमिक अनुक्रम से, अपने डीएनए को काहे नहीं काट रहा है। तब पता चला कि इसके पैलेंड्रोमिक अनुक्रम पर क्या मिल रहा है, मिथाइल समूह मिल रहा है। वो भी पता लगाया कि ये मिथाइल समूह कहां से आ रहा है,
तब पता लगा कि इसमें अंदर क्या बन रहा है, मिथाइलेज नाम का एक एंजाइम बन रहा है। बात समझ में आई? चल, यही सवाल था आप लोग का। यहां तक कोई दिक्कत? इसको लिखना पड़ेगा। सीधा सा याद रखिएगा कि जो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है हम लोग प्राप्त करते हैं जीवाणु से, ठीक है। अब वो जीवाणु क्या करते हैं कि अपने अंदर उन्होंने क्या लाया है, परिवर्तन, और परिवर्तन लाने के बाद ऐसा हुआ। हेलो, हाँ, क्या बोलो? चलिए, तो क्या ध्यान रखिएगा कि जो भी हमने कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्राप्त कर रहे हैं, ये किससे प्राप्त कर रहे हैं बाबू? हम लोग जीवाणु से प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ? तो जीवाणु के अंदर हुआ है परिवर्तन, और इस परिवर्तन में कहीं ना कहीं जीवाणु ने क्या बनाए हैं? दो एंजाइम। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, दूसरा क्या बनाया? मिथाइलेज। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा है कि वायरस के डीएनए को काट दे रहा है क्या, ठीक है। और ये मिथाइलेज क्या कर रहा है? उस बैक्टीरिया के डीएनए को बचा रहा है। बैक्टीरिया का जो डीएनए है, इसके डीएनए पर लाकर के जोड़ रहा है क्या? मिथाइल समूह, मिथाइल ग्रुप, जिसकी वजह से इसके अंदर कहां गया ये बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर मिलने वाले अनुक्रम को कौन नहीं पहचान पा रहा है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं पहचान पा रहा है। ये खत्म हुआ, उसके बाद आगे चलिए। अब एक बात जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो हमने इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोला था बाबू? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इसका मतलब आपको शुरू में समझाया था मैंने। प्रति माने रोकना, उसके विरुद्ध काम करना। इसके विरुद्ध? बंधने के। यानी कि क्या कर रहा है? ये बंधने से रोक रहा है। अब इसका अर्थ वहां पे तो नहीं समझ में आया था, क्योंकि वहां पे आपको एक ही बात समझ में आई थी कि ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा? डीएनए को एक विशेष अनुक्रम से काट देगा। तो इसका अर्थ जो यहां निकल रहा है कि बंधने से रोक रहा है, वो इस अनुक्रम के डीएनए के लिए नहीं, ठीक है। वो किसके लिए है कि जैसे ही किसी बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरिया का डीएनए और ये आ गया किसी वायरस का डीएनए, इस बैक्टीरिया ने क्या बना दिया? दो एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और क्या बना दिया? मिथाइलेज, ठीक है। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है क्या कर रहा है? तो इस वायरस के डीएनए को कई जगहों से काट दे रहा है, ठीक है। मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि ये वायरस के डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए से बंधने से रोक रहा है। अब इस बात का मतलब मालूम चला? इसका नाम प्रतिबंधन क्यों पड़ा है? क्योंकि ये क्या करता है कि वायरस के डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ने से रोकता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रतिबंधन। क्लियर? चलो, अब इसके बारे में कुछ बिंदुएं रह गए हमारे पास, वो जरा बिंदु फटाफट कंप्लीट कर लीजिएगा जरा। अच्छा, सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या खोजा गया था? हिंद सेकंड। अच्छा, ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि सर हिंद फर्स्ट भी तो है। हिंद फर्स्ट, तो हिंद सेकंड पहले कैसे खोजा गया? बिल्कुल, बात करेंगे ये नोमेनक्लेचर में, इसका पढ़ेंगे अभी नामांकन, वहां पे बात करेंगे। फटाफट कुछ बिंदु है, जरा उसको लिख के खत्म करिए। सबसे पहला हिंद सेकंड, लिखने का तरीका मालूम है? हिंद सेकंड का। इसके बाद हम इसका नेमिंग पढ़ेंगे, क्या आखिर ऐसे नेमिंग क्यों किया गया इसका? हिंद सेकंड, इसका कोड लिखिएगा सबसे आगे, एरो दीजिएगा हिंद सेकंड के आगे, इसका कोड लिखिएगा कि कहां से काटता है ये। GTC GAC, GTC GAC। देखो, इसका एक सिस्टम भी होता है याद करने का। अगर आप वैसे याद कर लो तो ठीक है, हालांकि आपके कुंद सिरे से नहीं पूछे जाते हैं सवाल। जैसे हमने क्या बोला? GTC, अगर आपको 3 अक्षर भी याद है ना तो भी आपका कहानी हो जाएगा। देखिए, GTC आपने पहला 3 अक्षर याद रखा है। C से कौन जुड़ेगा? G। T से कौन जुड़ेगा? A। G से कौन जुड़ेगा? यही है ना, GTC GAC। ठीक, तो जैसे आप याद करना चाहो याद कर लीजिएगा।
बाकी ये कहां से काटेगा बच्चा, तो बीचों बीच ऐसे, ठीक है। अब जैसे अगर हम बना दें कि ये डीएनए हो गया हमारा ये, ठीक है, डीएनए पर एक अनुक्रम मिल रहा है क्या, GTC GAC। इसके विपरीत क्या मिलेगा बच्चा, GTC GAC। क्या एक पैलिंड्रोमिक अनुक्रम हो गया क्या, ठीक है। जब मैं इस पर क्या डालूंगा, हिंद सेकंड, ये क्या करेगा, यहां इसको काटेगा कहां से, बीचों बीच से। और जब बीचों बीच से कटेगा बाबू तो क्या मिलेगा, चिपचिपा सिरा मिलेगा कि कुंद सिरा मिलेगा, देखो तो, ठीक है। हेडिंग में वही लिया है ना। चल दूसरा एंजाइम लिखना, SMA फर्स्ट, SMA फर्स्ट, SMA फर्स्ट, SMA फर्स्ट का कोडिंग लिखिएगा, CCC CCC। बाकी तीन कुछ मालूम चल गया क्या लिखेंगे, बिल्कुल, CCC GGG। ये भी कहां से काटेगा, बीचों बीच से काटेगा। सैम फर्स्ट, CCC GG, अरे सॉरी GGCCC, सैम बाद में आएगा, सॉरी SMA फर्स्ट, अरे बुढ़वा लो, CCC GGG। ये भी कहां से काटेगा, बीचों बीच। इसका भी बनाना चाहो तो कुछ ऐसे बना लीजिएगा। अब इसके विपरीत क्या मिलेगा बाबू, CCC GGG। ये कहां से काटेगा, बीचों बीच, ठीक है। लिखिए सेकंड, थर्ड लिखिएगा, HAE फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट छोड़ो, थर्ड लिखो, थर्ड HAE थर्ड। इसका कोडिंग लिखिएगा फटाफट, GGCC पैलिंड्रोमिक अनुक्रम 4 से हो सकता है 8 तक, GGCC। ये भी कटेगा बीचों बीच। अगला लिखिएगा EcoR5, EcoR5 ऐसे। इसका कोडिंग लिखिएगा, GATATC हो गया। चलो, ये कुछ ऐसे आपके एंजाइम हैं जो कहीं ना कहीं कहां से काटेंगे, बीचों बीच। अब हेडिंग लेकर आइएगा बच्चा, ये क्या बना रहे थे, कुंद सिरे। अब क्या लिखना है, चिपचिपे सिरे। लिखिए, एंजाइम जो चिपचिपे सिरे बनाते हैं, एंजाइम जो चिपचिपे सिरे बनाते हैं, सबसे पहला EcoR फर्स्ट, GAATTC। ये कहां से कटता है पता है ना, G से एंटर होगा, फिर G से बाहर। दूसरा हिंद थर्ड, जैसे वहां पे हिंद लिखा था वैसे यहां पे हिंद थर्ड। AAGGTT। अब इसका मैं बना देता हूं एक बार विपरीत। इसका विपरीत क्या बनेगा, यहाँ AA, उसके बाद C एक मिनट AAGGTT। नहीं, कोड इतना बड़ा मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए।
हालांकि चलो यहाँ सी होना चाहिए, अपने से करते हैं, बाद में इसको चेक करेंगे। सी होना चाहिए क्योंकि गड़बड़ हो जाए, जी होगा तो पैलिंड्रोमिक बनेगा ही नहीं। जी सी टी टी बन गया। चलो अब यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, देखो यहाँ भी सेम टू सेम, यहाँ से इंटर हो रहा है और ये रहा बाहर, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या मिल जाएंगे हमको, चिपचिपे सिरे मिल जाएंगे। खत्म करिए इसको, हिंद थर्ड। और लास्ट है आपका बैम H1, तीसरा बैम H1। बैम H1 इसका हो जाएगा GC और क्या है जी, ATCC, ATCC। इसका विपरीत बनाइए, जी फिर गड़बड़, सी। अरे रुको रुको रुको, काहे परेशान हो जाते हो भाई, तुरंत परेशान हो जाते हो। जी सी ए टी सी जी, ठीक है। अभी सी जी ए टी जी सी, सही है? नहीं सही हुआ। जी जी ए टी सी सी, अब सही हुआ। चलो जी जी ए टी सी सी, यहाँ भी सेम कहानी, यहाँ से इंटर और यहाँ से बाहर, ठीक है। खत्म। ये तीनों के तीनों क्या है, आपके चिपचिपे सिरे बनाने वाले, और इन्हीं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है बायोटेक। क्यों? क्योंकि हमें कुंद सिरे नहीं चाहिए, कुंद सिरों को जोड़ने में समस्याएं काफी है। नेमिंग को लेकर के थोड़ा सा परेशानी ये रहता है ना कि नाम में आया है सेकंड, लेकिन सबसे पहले खोजा गया है, तो वो खोजा नहीं है, वो पृथक करने का होता है। देखिए हम सबसे पहले लेकर के चल रहे हैं एग्जांपल आपका इको आर फर्स्ट का। इको आर फर्स्ट, ये क्या है हमारे लिए, एक रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज हो गया। अब इसका नेमिंग कैसे किया गया वो बात देखिए। सबसे पहला अगर हम बात करें तो ये पृथक किससे किया गया है बाबू, ई कोलाई से, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है क्या, एस्चेरिचिया कोलाई। अब इसका नेमिंग की अगर हम बात करें बारी बारी से तो जरा देखो ध्यान से, ई को आर फर्स्ट, कितने लेटर हो जा रहे हैं, पहला, ठीक है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो बारी बारी से आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कोई भी यदि नाम लिखा गया है, चाहे वो किसी जंतु का हो, किसी पादप का हो, किसी भी जीव का हो, तो जो भी वैज्ञानिक नाम होता है वो 2 अक्षर में होता है। जैसे आपका ई कोलाई, सबसे पहला वंश नाम, दूसरा जाति नाम, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि प्रथम जो लेटर यूज किया गया है ये किसका है बाबू, वंश नाम का। तो वंश नाम से हमने क्या उठाया, यहाँ पर ई उठा लिया, ठीक है। दूसरा क्या है, जाति नाम, तो जाति नाम से क्या उठाया हमने, को। जाति नाम देखो तो क्या है, कोलाई, तो कोलाई में से क्या उठाया, को, ठीक है। हो गया क्या, ई को। कितने लोगों को याद है प्रभेद, ठीक है। तो हालांकि आपने इकोलाई का देखा है एस प्रभेद और आर प्रभेद, और भी जब देखोगे जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है उसमें भी अलग अलग प्रभेद होते हैं, वहां पे एस प्रभेद आर प्रभेद नहीं होगा, वहां पे अलग अलग हो जाते। तो हर जीव के कहीं ना कहीं क्या होते हैं, प्रभेद। जैसे आप कह सकते हो रूप, ठीक है। तो प्रभेद का मतलब क्या है, इसका रूप कह सकते हो, या थोड़ा समय के लिए क्या कह सकते हो, प्रकार। कि नाम तो एक ही है तो कौन, ई कोलाई, लेकिन कहीं ना कहीं इसके प्रकार मिल जाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रभेद कहते हैं, ठीक है। तो ये प्राप्त किया गया है किससे बच्चा, आर प्रभेद से। इसलिए इसका जो तीसरा नाम आया है वो कहीं ना कहीं किसके वजह से आया है, प्रभेद के वजह से आया, ठीक है। तो प्रभेद से क्या आ गया इसका, आर, क्या हो गया, ई को आर। अब देखो एक चीज और, यहां पे मान लो ये हो गया कौन, ई कोलाई,
ठीक है, या इकोलाई ना देख करके ना हमने हिंद सेकंड के बारे में पढ़ा है, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये एक जीवाणु है। और कौन सा जीवाणु? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी पर काम कर रहे थे। कौन काम कर रहे थे बच्चा? स्मिथ। ठीक, अब स्मिथ ने देखा इसके अंदर कि क्या मिल रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। चलो फिलहाल के लिए दिखा दिया, कितने मिल रहे हैं यहाँ पे? 4। सबसे पहले उन्होंने किसी को देखा, ये रहा, इस वाले को सबसे पहले देखा उन्होंने, इसका नाम रख दिया। आप देखो यहाँ पे हिंद आया है, कहां से? तो क्या नाम है इसका? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो हीमोफिलस से क्या आ गया? H। उसके बाद क्या आ गया? IN कहां से आ गया? इन्फ्लुएंजी। ठीक है, उसके बाद D क्या है इसका? प्रभेद है। ठीक है, और उसके बाद क्या आया? सेकंड। ये क्या किया गया था? स्मिथ के द्वारा सबसे पहला खोजा जाने वाला क्या था बाबू? ये प्रथम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। जब भाई प्रथम में खोजा तो इसका नाम सेकंड दिया गया। ठीक है, इसी बात को समझना है कि आखिर जब हम इसको सबसे पहले खोजा गया है तो इसके नाम में लास्ट में सेकंड क्यों लगाया। यहां तक बात पल्ले पड़ती है कि ये वंश नाम है, ये जाति नाम है, डी क्या है इसका? प्रभेद है। अब ये रोमन में जो वर्ड यूज किया जा रहा है, पहले खोजा गया तो फर्स्ट लिखना चाहिए, सेकंड क्यों लिखा? ठीक है, अब बात करते हैं स्मिथ के अनुसार कि स्मिथ ने क्या किया कि सबसे पहले देखा एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, इसको नाम दे दिया हिंद फर्स्ट। हिंद फर्स्ट नाम तो दे दिया इसका। ठीक है, लेकिन इसको इस जीवाणु से बाहर नहीं निकाला, या फिर ऐसा कहो कि बाहर नहीं निकाल पाए। जो समझना है समझ लो, या तो इन्होंने बाहर नहीं निकाला या तो बाहर नहीं निकाल पाए, लेकिन नाम दे दिया उसी समय इन्होंने क्या? इसको हिंद फर्स्ट। ठीक है, फिर दूसरे में देखा इन्होंने किसी एक को, उस समय नाम दे दिया क्या इसका? हिंद सेकंड। इसको ये क्या कर पाए? बाहर निकाल पाए। तो अब बताओ कि पृथक करने के आधार पे सबसे पहले कौन बाहर आया? सेकंड बाहर आया ना। तो खोज किसका हुआ सबसे पहले? खोज किसका हुआ? हिंद फर्स्ट का। ठीक है, अब पृथक किसको किया सबसे पहले? सेकंड। तो किसको सबसे पहले यूज करोगे, हिंद फर्स्ट को कि सेकंड को? जाहिर सी बात है कि जो बाहर निकलेगा उसी को ना यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो जो आपके बारे में मतलब बुक में जो दे रखा है ना कि सबसे प्रथम जो आपके बाहर लाए गए थे, या सबसे प्रथम जो आपके स्मिथ साहब ने क्या किया था, जो प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का इस्तेमाल किया था, वो कौन था? हिंद सेकंड। भाई साहब बाहर इसी को निकाल पाए थे, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया था, और इसीलिए कहते हैं कि प्रथम जो खोजा गया था किसके द्वारा? स्मिथ के द्वारा, वो कौन था? हिंद सेकंड। खोजा गया था मतलब कि क्या? उसको पृथक किया गया था बाहर। खोजने में सबसे पहले किसको खोजा गया? हिंद फर्स्ट। बात समझ में आई? वैसे ही अगर हम यहां पे बात करें, क्या था हमारा? ये इकोआर फर्स्ट। तो इसको भी कहीं ना कहीं इकोलाई में क्या देखा गया होगा? सबसे पहले देखा गया। तो सबसे पहला ले लिया हमने वंश नाम, दूसरा क्या ले लिया? जाति नाम, तीसरा क्या ले लिया इसका? प्रभेद, और चौथा क्या ले लिया इसका? पृथक करने का रोमन संख्या में ले लिया कि कितने संख्या पर इसको पृथक किया गया, पहली बार में ही निकाल लिया गया। इसका नाम इसलिए क्या पड़ गया? इकोआर फर्स्ट। तो चौथा जो आ रहा है ये रोमन, ये रोमन अक्षर क्या बता रहा है? पृथक की स्थिति या पृथक करने का क्रम। ठीक है, ये है क्या? नोमेनक्लेचर। किसका हुआ नोमेनक्लेचर? ये इकोआर फर्स्ट का। इसके बाद इसी के जैसा है कौन? आपका हिंद सेकंड। बारी बारी से सबका ऐसा ही हो जाएगा। तो कुछ शटर बंद करो बच्चा फटाफट जल्दी। कल तक में किसी को जरा डाउट है तो देख के बताइएगा।
कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अच्छा, आज से कुछ दिन पहले जरा वापस चलें अगर पीछे, तो पीछे भी हमने 4 बिंदुएं लिख रखी है, जरा एक बार टर्न करना। जैव प्रौद्योगिकी जब स्टार्ट हुआ था तो वहां पे हमने कहा था कि 4 बिंदुएं देखेंगे। हाँ, उसको तकनीक में हमने हेडिंग लिया था कि कुछ तरीके हैं हमारे पास, कुछ तकनीक हैं। सबसे पहला एंजाइम था, एंजाइम के बाद फिर हमारा वांछित जीन या यात्री जीन या फिर सेलेक्टिव जीन कहते हैं, हाँ जो भी आप नाम रख लो। उसके बाद हम कहीं ना कहीं क्या बात करते हैं, वाहक की। उसके बाद आता है क्या, परपोषी। ठीक है, ये 4 बिंदु याद है। ठीक, अब इस 4 बिंदु में से हम कौन सा बिंदु पढ़ रहे थे, एंजाइम। और ये 4 बिंदु हैं क्या, तो ये वो तकनीक है जिस तकनीक के माध्यम से हम क्या करते हैं बच्चा, जैव प्रौद्योगिकी करते हैं। ठीक है, यानी कि बायोटेक करने के लिए हमारे पास मुख्यतः 4 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, सबसे पहला एंजाइम होने चाहिए। वो एंजाइम क्या करेंगे, तो हमारे लिए मेरा वांछित जीन निकाल करके देंगे। फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमारा वांछित जीन दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर हमें क्या चाहिए, हमारा वाहक चाहिए जो मेरे वांछित जीन को अपने साथ जोड़ ले। और चौथे नंबर पर हमें क्या चाहिए, एक ऐसा शरीर जिसके अंदर हम उस अपने वांछित जीन वाले डीएनए को डालें ताकि क्या हो, प्रतिकृति हो और उत्पाद बने। जिसमें से पहला बिंदु हमने स्टार्ट किया था क्या, एंजाइम। अब एंजाइम क्या क्या देख चुके हैं, जरा एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखा था बच्चा, लाइसिंग एंजाइम जो डीएनए को पृथक करके दे देगा हमें। दूसरा क्या था हमारा, क्लीविंग एंजाइम या विदलन एंजाइम। ठीक है, तो क्लीविंग या विदलन जो है वो कहीं ना कहीं आपके 3 प्रकार देखे थे हमने। सबसे पहला एक्सो, ठहर जाओ, सबसे पहला कहीं ना कहीं एक्सो, फिर उसके बाद एंडो, और फिर एंडो में ही कहीं ना कहीं एक और देखा था हमने क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। वो मिला जुला कर 3 एंजाइम हमने देख लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना था बच्चा, फिर अब हमें आगे सुनो सब हमें, उसके बाद अगला हमें क्या करना था, संश्लेषी एंजाइम। ठीक है, अब संश्लेषी एंजाइम में 2 एंजाइम हमने देखा था। सबसे पहला क्या, डीएनए पॉलीमरेज, उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, चौथे में क्या देखा था, ज्वाइनिंग एंजाइम या यूजी या संयोजी एंजाइम। क्लियर है ये 4 बिंदु। चल आगे जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए एंजाइम की बात हो रही थी, हमने कितने एंजाइम पढ़ लिए, लगभग 4 प्रकार के। ठीक है, इसमें से मोस्टली हमने क्या देखा है बच्चा, लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग के बाद क्लीविंग, क्लीविंग यानी कि विदलन एंजाइम। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं संश्लेषी, जिसको बोलते हैं क्या, सिंथेटिक या सिंथेसिस एंजाइम। और लास्ट है क्या आपका, ज्वाइनिंग एंजाइम। ठीक है, ये 4, लाइसिंग क्लियर है, क्लीविंग क्लियर है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या बच्चा, सिंथेसिस एंजाइम। ठीक है, चलो, या फिर इसको क्या बोलते हैं, संश्लेषी। अब संश्लेषी एंजाइम पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ बिंदु अभी हम ध्यान देंगे। क्या हमने अपने डीएनए में से
देखो ये हमारा डीएनए। अब इसे डीएनए में से कहीं ना कहीं हमें क्या मिला बच्चा, एक ऐसा अनुक्रम जिस अनुक्रम को कहीं ना कहीं हमने काट रखा है। यहां तक बात क्लियर थी कि हमें इस पर क्या मिलता है, एक ऐसा अनुक्रम मिलता है जिसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, और उस पैलिंड्रोमिक अनुक्रम के अनुसार हमने कहीं ना कहीं क्या डाला था उस पर, क्लीविंग एंजाइम, और वो क्लीविंग एंजाइम उस पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को क्या करता है, काट देता है। यानी कि कुल मिला जुला कर हमें क्या मिल गया था, हमारा वांछित डीएनए का टुकड़ा यानी कि जीन। ठीक है, अच्छा इतनी कोई बताओ जीन क्या है? जीन डीएनए का वो सोया अपने आप को निर्धारित करता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए अब तक हम यही कह देते थे ना कि जो जीन होता है वो डीएनए का क्या होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है या खंड होता है, लेकिन एक बात इसके पीछे जरूर कहिएगा कि वो ऐसा भाग होता है जो अपने आप को अभिव्यक्त करता है। ठीक है ना। देखो जैसे ये हमारा एक डीएनए का भाग, यह एक डीएनए। अब इसमें से हमने कहा कि ये एक जीन है, ये एक जीन, तो फिर ये और ये क्या है? नहीं, जीन नहीं है। इसको कहते हैं नॉन जीनिक पार्ट, और ये हो जाता है जीनिक पार्ट। ठीक है, यानी कि ये वो भाग है जो अपने आप को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि कुल मिला जुलाकर मैं कहूं तो क्या बना रहा है, ये उत्पाद बना रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, तो यूं ही बस पड़े हुए हैं, इनका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ना तो ये अपने आप को शो कर रहे हैं और ना ही ये क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, किसी प्रकार से कुछ नहीं कर रहे। ठीक, तो इसको हम कहीं ना कहीं एक ऐसा भाग हमारे डीएनए का जो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो जीन यूं ही नहीं कहला रहा है, वो अपने आप को प्रदर्शित करता है, वो क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। कुछ ऐसे भाग भी हैं जो जीन के साथ ही जुड़े हुए हैं, लेकिन ये अपने आप को ना ही प्रदर्शित करते हैं और ना ही उत्पाद बनाते हैं। इसको कहते हैं क्या, नॉन जीनिक या गैर जीन भी कह सकते हो आप इनको, गैर जीन कह सकते हो, हालांकि ये जीन में गिनती नहीं होती है। यहां से एक स्टेटमेंट सामने आता है, ऑल जीन आर डीएनए। ऑल डीएनए आर जीन। कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए या बी? आराम से सोचो, समझो, पढ़ो, तब जवाब दो। बार बार कहते हैं, लेकिन आप लोग बस तुरंत मुंह खोलोगे जवाब दे दोगे। गलत सही का कोई मतलब ही नहीं होता है। अभी कुछ बातें यहाँ पे समझाई, समझ में आई कि डीएनए में हमारे दो प्रकार होते हैं। यानी कि डीएनए में हमारे पास जो हम कह देते हैं ना कि डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं जिसको आप जीन कहते हो, तो डीएनए में भाई छोटे छोटे खंड होते जरूर हैं, लेकिन सारे के सारे जीन नहीं है। हम जीन उसी को कहेंगे जो अपने आप को प्रदर्शित करेगा, जो क्या करेगा, उत्पाद बनाएगा। कुछ ऐसा भाग भी है जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता है, उत्पाद नहीं बनाता, ये हमारे लिए जीन नहीं है। अब सोचो, ऑल जीन आर डीएनए, क्या सभी जीन डीएनए है? बिल्कुल, ये जीन है, ये जीन है, और ये कहीं ना कहीं क्या है, डीएनए है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि ऑल डीएनए आर जीन, ये पूरा क्या है, डीएनए है, और ये क्या पूरा के पूरे सभी में क्या मिल रहा है, जीन मिल रहा है क्या? नहीं। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा इसका, सही होगा, ऑल जीन आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। ठीक है, याद रखेंगे, इस बिंदु को जरूर याद रखिए, मिटा देंगे इसको। हमें क्या समझना है बाबू, संश्लेषी एंजाइम। संश्लेषी में कहीं ना कहीं एक वर्ड आता है क्या, संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है कार्य को करना। ठीक है, अब कौन सा कार्य होगा वो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि हमने जो ये खंड प्राप्त किए हैं, इसी में से कोई एक हमारा क्या होगा, सेलेक्टिव जीन होगा, मेरा वांछित जीन होगा। ठीक है, और वो वांछित जीन जो हमने प्राप्त किया है, क्या वो एक विशेष अनुक्रम पे मिल रहा होगा क्या?
नो डाउट किया कि विशेष अनुक्रम पे मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं क्या किया था, क्लीविंग एंजाइम इस्तेमाल किया था। क्लीविंग में भी कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज, और ये क्या काटता है बच्चा, एक विशेष अनुक्रम को काटता है। कोई समस्या नहीं है यहां तक? चलो आज समस्या बना ही देंगे। चलो अब हमें क्या चाहिए बाबू, हमने अपना वांछित जीन प्राप्त कर लिया। चलो मान लिया जाए कि ये जो है हमारा क्या है, वांछित जीन है। हमें हमारा वांछित जीन मिल गया। चलो अब क्या करना होगा, इस वांछित जीन को लाके किसको जोड़ना होगा, वाहक के साथ, प्लाज्मिड के साथ जोड़ना होगा हमको। ठीक है, देखो ये हमारे पास वाहक है, कहां गया ये? अच्छा यहाँ पे 4 एंजाइम हमने पढ़ा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक 5वां एंजाइम भी है, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। पढ़ा? एल्केलाइन फॉस्फेटेज है बुक में? चलो है तो उसके बाद क्यों नहीं पढ़ा? चलो बताते हैं आज उसके बारे में। 5वां एंजाइम याद रखिएगा यहाँ पे, ये 5वें नंबर पे एंजाइम पढ़ेंगे, कौन सा, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। रखते हैं कुछ देर के लिए उसको थोड़ा साइड में। देखिए वाहक के विषय में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा हमारे पास 4 बिंदु है ना। सबसे पहला क्या पढ़ना था, एंजाइम, उसके बाद क्या पढ़ना है, वांछित जीन, फिर क्या पढ़ना है, वाहक, उसके बाद क्या पढ़ना है, परपोषी। हमने क्या पढ़ा, एंजाइम। ठीक है, अब उसके बाद ना सीधा सीधा हम अभी वांछित जीन को छोड़ करके क्या पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा वाहक के विषय में। ठीक है, देखो अब वाहक आ गया ये हमारा, गौर करिएगा बच्चा। अब एक नोट बिंदु यहां पे याद रखिएगा, जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का प्रयोग वांछित जीन प्राप्त करने के लिए किया गया है, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का प्रयोग वाहक पर भी किया जाएगा। बात पल्ले पड़ी क्या? जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का प्रयोग करके हमने क्या प्राप्त किया बाबू, वांछित जीन। अब सोचो कि जैसे हमने इस्तेमाल कर दिया है, यहां पर एज एग्जांपल ले लेते हैं क्या, इको आर फर्स्ट। इको आर फर्स्ट का कोडिंग सबको लगभग याद होगी, GATTC। अब हमने जो प्राप्त किया होगा, मेरा जो वांछित जीन होगा कहीं ना कहीं वो एक अनुक्रम पे कटा होगा, GATTC। अब ये इको आर फर्स्ट जरा बताना कि कुंद सिरे बनाता है कि चिपचिपे सिरे बनाता है? चिपचिपे सिरे बनाता है। अब हमारे पास जो कोडिंग कटी होगी कुछ इस प्रकार से, GAATTC। इसके अपोजिट भी यही चीजें आ जाएंगी, GAATTC। कटा कैसे होगा, कुछ ऐसे इस प्रकार से, है ना। अब यहां से अगर मैं किसी एक को थोड़ा सा गायब कर देता हूं कुछ समय के लिए, ताकि बात समझ में आए। देखो ये ऐसे होगा, ठीक है। अब इस पर मिल रहे हैं क्या बाबू, चिपचिपे सिरे, यहां इधर से जुड़े हैं, और ये हिस्से क्या है, चिपचिपे सिरे हैं, यानी कि अपने पूरक के इंतजार में है ये। जैसे ही इनको अपना पूरक मिलेगा, ये वो जाके क्या कर लेंगे, उसके साथ चिपक जाएंगे। और हमें, मेरे पास क्या है, प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड पर भी हम क्या करेंगे, वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इस्तेमाल किया था, कौन, इको आर फर्स्ट, इसने एक कोडिंग पहचानी थी क्या, GATTC, और उसने क्या बना के दे दिया हमें, चिपचिपे सिरे। अब इसी प्रकार से हमें क्या चाहिए, चिपचिपे सिरे, ताकि ये उठें और यहां से जाकर के इसमें चिपक जाए। तो हमने फिर से इस्तेमाल किया क्या, यहां पर इको आर फर्स्ट। आज जैसे ही इको आर फर्स्ट इस्तेमाल करोगे, इसमें भी जाकर के वो कहां पे कट लगाएगा बाबू,
GATTC पर। जैसे इसने GATTC पर कट लगा दिया, अब लगाने के बाद क्या स्थिति आएगी कि अब ये जो हमारा वांछित जीन है यहां पर आकर के आसानी से जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता, क्योंकि जो चिपचिपे सिरे इसके पास हैं इसके पूरक कहां होंगे, इस प्लाज्मिड में होंगे। क्यों? क्योंकि हमने ठीक उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया है प्लाज्मिड पर जिसका इस्तेमाल किया था अपने डीएनए पर, क्या करने के लिए, वांछित जीन को प्राप्त करने के लिए। क्या ये बिंदु समझ में आ गई? कि हमने क्या करना है, तो हमने एंजाइम का इस्तेमाल कर लिया, वांछित जीन को प्राप्त कर लिया, उसी एंजाइम का उपयोग करेंगे कहां पर, प्लाज्मिड पर, क्योंकि हमें सेम अनुक्रम पे ला करके क्या करना है, उस अपने वांछित जीन को जोड़ देना है, चिपका देना है। बात पल्ले पड़ रही है? चलो, तो अगला सीन क्या हो जाएगा कि यहां पर हमारा वांछित जीन आ जाएगा। इतना आसान है? नहीं, फिलहाल के लिए कह दे कि चलो हमारा वांछित जीन आ जाएगा, लेकिन यहां पर 3 परिस्थितियां उत्पन्न होगी बाबू। पहले जरा फटाक से इसको खत्म कर लो, ये नोट पॉइंट स्पेशली खाली उतार लो, बाकी आपको जो उचित लगे। थोड़ा फास्ट करिए आज। ये पिक्चर वगैरह ना बनाइएगा, नोट उतारिए केवल। 4 एंजाइम आपको पहले से पता है, अब हम संश्लेषी में कहीं ना कहीं हम आगे देखने वाले हैं। संश्लेषी का हेडिंग उतारिए और वहां पे एक नोट उतारिए फटाक से। ज्यादा कुछ भी मत उतारिएगा, अन्यथा कंफ्यूज होने लगिएगा बिंदु में। हो गया? बस केवल और केवल नोट, क्योंकि आपने सब कुछ पहले से पढ़ा है। अब बार बार एक ही चीज लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा चीज कहाँ का है। ये चारों बिंदु बस केवल रिपीट किया था, क्या क्या हमने पढ़ा था। अभी फिलहाल हमने इतना ध्यान है कि हम उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का प्रयोग करेंगे प्लाज्मिड पर भी जिसका प्रयोग किया था हमने वांछित जीन को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब देखो बात आ रही है बच्चा किसका, संश्लेषी एंजाइम का। अब संश्लेषी एंजाइम में कहीं ना कहीं हमने सिंथेसिस एंजाइम, संश्लेषी एंजाइम। चलो, सबसे पहला जो हम संश्लेषी एंजाइम की बात कर रहे हैं वो कौन है बच्चा, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज के बारे में जो जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हो केवल एक बिंदु यहां पे याद रखना बच्चा कि डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो क्या करता है, डीएनए की कॉपी बनाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये रहा हमारे पास एक डीएनए, तो अगली बार में जैसे ही मैं डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करूंगा, एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाएंगे मेरे पास, 2 डीएनए बन जाएंगे। ठीक है, अब सिस्टम क्या होता है 2 डीएनए बनने का, तो ये एक डीएनए हमारे पास, ठीक है, इसके बीच में ऐसे क्या मिलते हैं, हाइड्रोजन बंध मिलते हैं। अब डिटेल में नहीं, सिंपली थोड़ा सा। अब होता क्या है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े जाते हैं, ठीक है ना। अगर इसको आप बराबर समझना है तो इसको डीएनए को ऐसे खोल लो, तब बात कुछ अच्छे से पालने पड़ेगी। ये देखो, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं, और इसके बाजू में एक नया क्या आता जाता है, डीएनए का धागा।
ठीक है। फाइनली अंतिम में हमें क्या मिलता है, कुछ ऐसा, एक धागा पुराना वाला यहां, एक धागा पुराना वाला इधर, और इसके बाद क्या आ जाता है, एक नया नया धागा। ठीक है। शुरुआत कहां से की थी बच्चा, हमने एक डीएनए से शुरुआत की थी। अब हमारे पास क्या पड़े हैं, 2 डीएनए। ठीक है। आखिर हम ऐसा करा क्यों रहे, तो इसके पीछे का रीजन सुनो कि जो हम सिंथेसिस अभी कर रहे हैं उससे पहले कहीं ना कहीं हमने क्या किया बच्चा, लाइसिंग किया। ठीक है। लाइसिंग में यदि हम ऐसा कहें कि जो हमें डीएनए प्राप्त हुआ है, ठीक है, या फिर लाइसिंग के बाद भी आपने क्या करा है, क्लीविंग किया है। तो क्लीविंग के बाद जो आपको डीएनए का खंड प्राप्त हुआ है, यानी कि जो मुझे डीएनए प्राप्त हुआ है, वो डीएनए की मात्रा जो है वो क्या है, कम है, मात्रा कम है। मान लो हमें क्या करना है बाबू, ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बनाना है, और हमने अपने वांछित जीन को प्राप्त कर लिया। पता चल रहा है कि जो वांछित जीन हमने प्राप्त किया उसकी मात्रा क्या है, कम है। तो हमें क्या करना होगा, उसकी मात्रा को बढ़ाना होगा, ताकि अभी मात्रा को बढ़ा लेंगे तो आगे चल के उत्पाद हम क्या बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। और हमारे पास ये मान के चलो कि एक ही जीन किसी तरह प्राप्त हमें हो चुका है। अब एक ही जीन पे रिस्क तो नहीं ले सकते ना, कि एक ही जीन को हमने प्लाज्मिड के साथ दे दिया जोड़ने के लिए। अच्छा ये बताओ, क्या आपको डीएनए दिखाई देगा, प्लाज्मिड दिखाई देगा, आपका सेलेक्टिव जीन दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और आपके पास मैंने कहा कि एक ही जीन पड़ा हुआ है पूरे संसार में। एक दिन एग्जांपल दिया था ना कि मान लो सभी लोगों का इंसुलिन बनाने वाला जीन काम नहीं कर रहा है, किसी एक व्यक्ति का काम कर रहा है। ठीक है। अब उसका इंसुलिन बनाने वाला जीन निकाल लिया, अब क्या उसको मैं डायरेक्टली जैव प्रौद्योगिकी के लिए भेज दूंगा, क्या करेंगे जैव प्रौद्योगिकी, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, पहले उसका सिंथेसिस भी करेंगे। पहले उसके डीएनए को बाहर निकालेंगे, डीएनए से फिर वांछित जीन को बाहर निकालेंगे, यानी कि पहले क्या करेंगे, लाइसिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्लीविंग करेंगे, और उसके बाद तुरंत लाके जोड़ नहीं देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बच्चा, संश्लेषण करेंगे। हम उसकी मात्रा जो कम है हमारे पास उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। बात समझे। अब एक ही पीस कोई चीज मेरे पास पड़ा हुआ है, वो आपको तो दे नहीं सकते। पहले क्या करेंगे, मैं अपनी पास उसकी मात्रा बढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको दे सकता हूं। तो वही काम है कि पहले हम क्या करेंगे बच्चा, जो हमारे पास मात्रा कम प्राप्त हुई है हम उसको क्या करेंगे, उसकी मात्रा को बढ़ाएंगे। यानी कि मेरे पास एक डीएनए था, मैं बार बार किसका इस्तेमाल करूंगा, डीएनए पॉलीमरेज का। बार बार ऐसे करते करते मैं क्या करा लूंगा, डीएनए की प्रतिकृति करा लूंगा, जिसको कहते हैं क्या हम लोग, रेप्लिकेशन। क्या मैं रेप्लिकेशन से बहुत सारा डीएनए बना लूंगा क्या, शुरुआत हमने एक डीएनए से की थी, अब हमारे पास क्या है, बहुत सारे डीएनए हैं। अब मैं रिस्क ले सकता हूं, यानी कि अब मैं जैव प्रौद्योगिकी के लिए कहीं ना कहीं, या फिर अपने डीएनए को कहां भेज सकता हूं, प्लाज्मिड के साथ जुड़ने के लिए भेज सकता हूं। मानो कि एक ही है हमारे पास जीन, हमने प्लाज्मिड को दे दिया जोड़ने के लिए, और अगर प्लाज्मिड ने नहीं जोड़ा तो फंस जाएगा मैटर। इसलिए हमने क्या कर लिया, डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया और बहुत सारा डीएनए प्राप्त कर लिया। ठीक है। दूसरा एक सीन हमारे पास आता है कि भाई हमें जो मेरा वांछित जीन चाहिए, हमें जो हमारा वांछित जीन चाहिए वो हमारे पास नहीं है। सुनना ध्यान से, हमें जो मेरा वांछित जीन चाहिए, वांछित जीन चाहिए मतलब क्या कह सकते हैं कि डीएनए का खंड चाहिए हमें। ठीक है। डीएनए का टुकड़ा चाहिए हमें। उसे डीएनए के टुकड़े को, खंड को ना कहीं हमने क्या बोला है, जीन बोला है। मेरा वांछित जीन है या वांछित डीएनए का भाग है वो। ठीक है। हमें चाहिए वांछित जीन, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो है क्या हमारे पास, तो आपको पता होना चाहिए बच्चा कि डीएनए जो है कहीं ना कहीं अपने आप को शो कराता है, प्रदर्शित कराता है। ठीक है। और प्रदर्शित किस रूप में कराता है, आगे चल के उत्पाद बनाने के रूप में। और हमें जो मेरा वांछित जीन चाहिए वो वांछित जीन डीएनए के खंड के रूप में नहीं है, किसी जीव के अंदर वो आरएनए के रूप में मिल रहा है। बात समझे। क्योंकि सिस्टम क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, उसको क्या कहते हैं, डीएनए की प्रतिकृति कहते हैं। चलो ठीक है। फिर बात आता है कि डीएनए जो है अपनी कॉपी बनाता क्यों है, क्योंकि उसको आगे चल के क्या बनाने, उत्पाद बनाने। तो डीएनए से क्या बनता है बाबू, आरएनए बनता है। फिर वो आरएनए के पास कहीं ना कहीं क्या होता है, सूचना होता है एमआरएनए के रूप में। ठीक। फिर वो आरएनए यानी कि आपका जो एमआरएनए है वो आगे चल के क्या करता है, अनुवादन करता है, और फाइनली क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक। हमने क्या कहा कि हमारे पास डीएनए का टुकड़ा नहीं है, उस डीएनए से बना हुआ क्या है हमारे पास, आरएनए। हमें क्या चाहिए, डीएनए की आरएनए
डीएनए चाहिए, लेकिन हमारे पास वो वांछित डीएनए का टुकड़ा हमारे पास मान लीजिए जीन नहीं है। क्या है हमारे पास? तो वो जो डीएनए है वो बदल चुका है किसमें? आरएनए में। हमारे पास आरएनए है, कोई बात नहीं है बच्चा, हमारे पास एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि एक प्रक्रिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? तो अभी अभी जो आपने देखा है, ये हमने क्या देखा है? डीएनए से डीएनए बनाना। तो डीएनए से डीएनए बनाना ये क्या कहलाता है? डीएनए की प्रतिकृति या डीएनए का रेप्लिकेशन। दूसरा है आरएनए, डीएनए से आरएनए बनाना, ये क्या कहलाता है बच्चा? ट्रांसक्रिप्शन, ये कहलाता है अनुलेखन, ठीक है। ये हुआ डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए की प्रतिकृति करना, रेप्लिकेशन करना। डीएनए से आरएनए बनाना, ये क्या कहलाता है? अनुलेखन हिंदी में कहलाता है, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एक और आता है क्या? आरएनए से प्रोटीन बनाना, ये क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन, अनुवादन, ठीक है। आज जैसे हमने डीएनए से आरएनए बनाया था ना बच्चा, तो क्या बोला था? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आरएनए से वापस क्या बन जाता है? डीएनए। उल्टा हुआ ना, तो क्या कहेंगे इसको? ठीक है। तो फिलहाल ना तो आपका यहां इससे मतलब है ना इससे मतलब है, ठीक। आपको मतलब किससे है? इस वाले टॉपिक से, कि डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और यदि मैं वापस आरएनए से क्या बना लूं? डीएनए बना लूं, तो इसको क्या कहूंगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कराने के लिए जो एंजाइम आता है उसका नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ना एक और नाम दिया जाता है टैमेनिज्म। याद है किसी को? टैमेनिज्म। अब टैमेनिज्म इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताने वाले एक वैज्ञानिक थे टैमिन और बाल्टीमोर। कछु याद नहीं है? टैमिन और बाल्टीमोर, उन्हीं के नाम पर एक नाम दे दिया गया था, क्या? टैमेनिज्म, ठीक है। किसको कहा जाता है? टैमिनिज्म, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को। तो दो वैज्ञानिक याद रखें तो रख लीजिएगा, टैमिन और बाल्टीमोर। उन्होंने सबसे पहले क्या देखा था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आरएनए से क्या बनते हुए देखा था? डीएनए। कहां देखा था? केंद्र, एक वायरस में देखा था, ठीक है। उस वायरस का नाम क्या है? राउस सार्कोमा वायरस, ठीक है। चलो उतना दूर नहीं जाना। अभी फिलहाल हमने क्या कहा है बाबू, वो समझाने के लिए आपको कहा। इतना याद रखना कि हमारे पास डीएनए का खंड नहीं है, उस डीएनए से क्या बन चुका है? आरएनए बन चुका है। कोई बात नहीं है बाबू, हम आरएनए से क्या बना सकते हैं? डीएनए बना सकते हैं। कौन सी प्रक्रिया से बना सकते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसको कराने के लिए हमारे पास क्या है? एक एंजाइम है, और उस एंजाइम का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो क्या हमने यहां पर डीएनए को प्राप्त किया? क्या डीएनए की मात्रा को बढ़ाई? क्या, ठीक है। ये कुल प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं बच्चा? पूरा का पूरा सिंथेसिस, ठीक है, यानी कि संश्लेषण कहलाती है। किसका संश्लेषण? डीएनए का संश्लेषण। और जिस एंजाइम के द्वारा कराया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? संश्लेषी एंजाइम। तो संश्लेषी एंजाइम कितने हैं आपके पास? दो। सबसे पहला डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा कौन कहां गया? ये रहा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यही दोनों के बारे में लिखा था कल, खत्म कर लीजिए इसको। कौन क्या करता है?